क्या आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले क्रूर बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? असल में यह कहानी सन 1206 ईस्वी की है। 1206 ईस्वी में कामरूप असम में एक जोशीली आवाज गूंजती है, दुष्ट बख्तियार, तूने ज्ञान के मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है, और अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। यह आवाज थी उस योद्धा की जिसके रणघोष से आकाश कांप उठा, जिसके एक पुकार पर हजारों वीर उठ खड़े हुए। यह आवाज थी असम के सिंह, स्वाभिमान के संरक्षक महाराज पृथु की। दोस्तों, आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे, और यह कहानी यह भी साबित करेगी कि हमारे इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने छुपाने की भरसक बहुत कोशिश की है, लेकिन हमारे पूर्वजों की वीर गाथा आज भी जिंदा है हमारे रगों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे असम के शेर ने बख्तियार खिलजी जैसे आतताई को मिट्टी में मिला दिया। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बख्तियार खिलजी एक दुष्ट तुर्क सेनापति था जिसकी नजर भारतवर्ष पर थी। उसने पहली बार भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के शिविर में कदम रखा था। उसकी सेना में शामिल होने की चाहत में ऐबक की सेना द्वारा पद देने से इनकार किए जाने पर खिलजी 1193 ईस्वी में अवध की ओर चल पड़ा और वहां के गवर्नर मलिक से मिला। उसकी मदद से खिलजी ने मिर्जापुर में 2 गांव को बसाया और वहां से उसने बंगाल के पूर्वी इलाके कुछ बिहार और कलिंग पर नियमित रूप से हमले किए। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः एक आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में हुआ था बख्तियार खिलजी द्वारा। आइए जानते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया। एक बार बख्तियार खिलजी काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणोआसन की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीवत्स से अपना इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं और ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीवत्स को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्य राज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उसके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो अगर उसे ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें। वैद्य राज उसकी शर्त मान लेते हैं और कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचते हैं और खिलजी से कहते हैं कि तुम कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतना पढ़ लो, तुम ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वैद्यराज राहुल श्रीवत्स ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। जब भी खिलजी थूक लगाकर पन्नों को पलटता था तो दवा थूक के साथ शरीर में चली जाती और इस तरह वह ठीक होता चला गया। बख्तियार खिलजी इस बात से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय वैद्य को उसके हकीम से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने भारत देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की विश्वविद्यालय में आग लगा दी। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखी लगभग 90 लाख पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों, छात्रों और भिक्षुकों की हत्या कर दी। खिलजी ने 1204 ईस्वी में नादिया पर कब्जा किया और फिर 1205 ईस्वी में देवकोट की ओर कूच किया। अब बंगाल उसके अधीन था। उसका अगला लक्ष्य था तिब्बत।
तिब्बत की ओर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम के मैदानों और पहाड़ियों से होकर जाता था। खिलजी ने एक स्थानीय असमिया सरदार अली मेज को अपने पक्ष में कर लिया और 1206 ईस्वी में कामरूप में प्रवेश करने का निर्णय लिया, इस आशा के साथ कि वह वर्ष के अंत तक तिब्बत पहुंच जाएगा। अली मेज की मदद से खिलजी ने कामरूप के राजा पृथु को पत्र लिखकर कामरूप के रास्ते तिब्बत पर आक्रमण करने की अपनी योजना की जानकारी दी। राजा पृथु ने खिलजी को पत्र लिखकर अपनी योजना स्थगित करने का अनुरोध किया, लेकिन खिलजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 12,000 सशस्त्र घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ कामरूप पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उसकी सेना बरनदी नदी के किनारे 10 दिनों तक कूच करती रही। इसी बीच राजा पृथु ने अपने गुप्तचरों के उत्कृष्ट नेटवर्क के माध्यम से अपने ऊपर आने वाले नर्क को भांप लिया और प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर वापस लौट आए तथा अपने रास्ते में आने वाले सभी संसाधनों को साफ कर दिया। उन्होंने जलाऊ धरती नीति अपनाई तथा आक्रमणकारी पलटन को भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित करने के लिए पूरे मार्ग को आग के हवाले कर दिया। खिलजी की सेना पूरी यात्रा के दौरान भूखी रही और उसके स्थानीय सलाहकारों ने उसे ब्रह्मपुत्र नदी पार कर असम के मैदान में प्रवेश न करने की सलाह दी। चेतावनी के बावजूद खिलजी ने अली मेज सहित अपने सलाहकार के विरुद्ध जाकर असम के मैदानों में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वर्तमान गुवाहाटी के मैदान में प्रवेश करते ही खिलजी का स्वागत उड़ते हुए तीरों और बांस के भालों के विशाल समूह ने किया। उसके पैदल सैनिक और घोड़े एक के बाद एक गिरने लगे। राजा पृथु ने उन पर गहरा प्रहार किया था। उन्होंने क्षेत्र के विविध स्थानीय जनजातियों का एक सैन्य संगठन बनाया। साथ मिलकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और क्षेत्र की पहाड़ियों और जंगलों में कठिन युद्ध लड़ने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने प्रयाग ज्योतिषपुर की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और एक ऊंची जमीन हासिल कर ली और खिलजी पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान से राजा पृथु और उसके सहयोगियों ने आक्रमणकारी सेना पर आक्रमण किया। जब बड़ी संख्या में घोड़े और सैनिक पृथ्वी की सतह पर गिर पड़े तो खिलजी को अपनी हार का आभास हुआ। उसने तुरंत अपने आखिरी बचे घुड़सवारों के साथ पीछे हटने का फैसला किया। खिलजी और उसके अंतिम जीवित सैनिक भागने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को तैर कर पार किया, लेकिन पृथु की सेना उसका पीछा करती रही। थका हुआ खिलजी उत्तर गुवाहाटी के एक मंदिर में छुप गया। वह जानता था कि राजा पृथु कभी मंदिर पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक आस्तिक हिंदू था। राजा पृथु ने उसके छिपने के स्थान पर बांस की बाड़ लगाकर उसे घेरने का निश्चय किया। खिलजी किसी तरह बाड़ को पार करके अपनी जान बचाने के लिए भागा। आखिरकार वह अपने कुछ 100 बचे हुए सैनिकों के साथ कुछ बिहार पहुंचा। निराश, कमजोर और थके हुए खिलजी ने भारत पर विजय पाने का उत्साह खो दिया था और फिर कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। बख्तियार खिलजी सल्तनत के लिए अब बोझ बन चुका था। उसी साल देवकोट के सेनापति अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दी। कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहां एक रेलवे स्टेशन भी, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। प्रयाग ज्योतिषपुर की उत्तरी छोर पर स्थित राजा पृथु की राजधानी के प्राचीर पर भारतीय सभ्यता का ध्वज ऊंचा लहराता रहा। भारतवर्ष का इतिहास ऐसे गुमनाम वीरों का बहुत बड़ा ऋणी है। ऐसे वीर नायक न केवल कर्तव्य की पुकार पर युद्ध के मैदान में शहीद हुए, बल्कि देश के इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मरवा दिया गया, जो समाज से उनके इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।